हाइपर कंजुगेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ऑनलाइन में बेटा आवाज चेक करो, आ रही है? यस सर। हाइपर कंजुगेशन किसे कहते हैं? जैसे रेजोनेंस में वर्ड आता है कंजुगेशन, वैसे ही ऑलमोस्ट सिमिलर सा रेजोनेंस जैसा टॉपिक है जिसे हम हाइपर कंजुगेशन कह रहे हैं। क्या होता है यहाँ पे? पाई और पाई का कंजुगेशन हमने पढ़ा है। जैसे ये एक पाई बॉन्ड है, ये सेकंड पाई है, इसे हम क्या कहें? सिग्मा पाई, सिग्मा पाई कंजुगेशन, है ना। इसमें कंजुगेशन में क्या होता था? मॉलिक्यूल अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करता है, और स्टेबल कैसे करता है? जो सिंगल बॉन्ड है उसे क्या कर लेता है? डबल। और डबल कैसे हो जाता है? अगर ये वाला बॉन्ड यहाँ चला जाए तो ये वाला क्या हो जाएगा? आगे। ऐसे कर लेता है। इससे फायदा ये होता है कि सेकंड एंड थर्ड पार्ट में, सेकंड एंड थर्ड कार्बन में जो सिंगल है वो कौन सा हो गया? डबल बॉन्ड। जिससे ऑब्वियसली मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? ज्यादा। ठीक है। यही वाला सिचुएशन हमने देखा। एक स्पेशल केस आया, अगर सी एच बॉन्ड पाई के साथ कंजुगेशन में आता है तो इनमें भी जो सिंगल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड हो गया। कैसे हुआ होगा? यहाँ पाई बॉन्ड तो है नहीं, लेकिन ये डबल आ रहा है, तो ये सिग्मा बॉन्ड टूट के यहाँ चला गया, डबल बॉन्ड बन गया। ये डबल इधर आता था, डबल क्या जाता था आगे? जैसे यहाँ डबल बना, ये वाला डबल क्या हो जाएगा? आगे चल जाएगा, वैलेंसी कोवैलेंसी पूरी करने के लिए, है ना। ये वाला सिग्मा बॉन्ड अपना यहाँ कंजुगेशन दिखा रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है, जिससे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बना सकते हैं। जैसे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ऐसे बनाते थे। इसमें सेकंड और थर्ड में डबल बॉन्ड करेक्टर है, इसमें फर्स्ट और सेकंड में क्या है? डबल बॉन्ड करेक्टर है। अब डबल बॉन्ड बेटा प्रैक्टिकल फैक्ट है कि यहाँ पे ज्यादा बॉन्ड मजबूत था, यहाँ पे भी ज्यादा बॉन्ड मजबूत है, डबल बॉन्ड करेक्टर। यहाँ तो डबल बॉन्ड हमें समझ आता था भी रेजोनेंस है, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड कैसे आ गया ये समझ नहीं आता था। लेकिन फैक्ट है, जब बॉन्ड तोड़ के देखते हैं तो एनर्जी जो लगती है वो सिंगल से ज्यादा लगती है, डबल से कम। इट मीन्स कहीं ना कहीं यहाँ भी क्या है? पार्शियल डबल बॉन्ड है ना। अब ये पार्शियल डबल बॉन्ड को फिर रेजोनेंस तो हो नहीं रहा था, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। इसे हमने ऐसे एक्सप्लेन किया, अभी रेयर सिचुएशन में सी एच बॉन्ड अगर हो, वो अपना बॉन्ड तोड़ के यहाँ डबल बॉन्ड बना देता है, और जैसे यहाँ डबल बॉन्ड बनता है, डबल आगे सिंगल में शिफ्ट हो जाता है। क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास, फैक्ट है कि यहाँ डबल बॉन्ड करेक्ट तो है ही है। तो फिर इसे अलग से एक सिचुएशन बनाई गई, रेजोनेंस नहीं नाम दिया गया, कंजुगेशन का हाइपर केस नाम दिया गया। कंजुगेशन है सी एच बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन अगर पाई के साथ कंजुगेशन में आते हैं तो उसे भी रेजोनेंस की तरह ट्रीट किया जाता है। वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेंगे, कोवलेंसी पूरी करने के लिए डबल क्या चल जाएगा? आगे। ये जो सी एच का कंजुगेशन है, सी एच सिग्मा पाई, ये भी एक कंजुगेशन माना जा रहा है। इस कंजुगेशन को नाम बस अलग दे दिया, रेजोनेंस नहीं कहा। क्या नाम दे दिया? हाइपर। रेजोनेंस ही है मान के चलो, लेकिन इसे रेजोनेंस से अलग इसलिए रख लिया क्योंकि इसमें तो बेटा पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते थे, पाई की डीलोकलाइजेशन है। इसमें पाई नहीं शिफ्ट होता। क्या शिफ्ट होता है? सी एच का सिग्मा शिफ्ट होता है। कौन सा बॉन्ड मजबूत होता है, सिग्मा या पाई? सिग्मा मजबूत होता है। तो सिग्मा के चांसेस शिफ्ट होने के इन कंपैरिजन टू पाई कम, है ना। पाई तो जल्दी टूटता था, तो जल्दी जल्दी इधर जाता है। सिग्मा थोड़ा मजबूत है तो टाइम लेगा, टाइम लेगा तो इसके चांसेस टूट के इधर जाने के क्या है? कम।
बस इतना की फर्क है, अभी चांसेस कम है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी थोड़ा कम आएगा, यहाँ ज्यादा आएगा, जिसकी वजह से रेजोनेंस में ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट होता है, हाइपर कंजुगेशन में थोड़ा इफेक्ट क्या आता है, कम आता है। इस वजह से हमने इसे अलग एक नाम दिया है, हाइपर कंजुगेशन। अदरवाइज दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ कंजुगेशन। ओनली डिफरेंस इज सी एच सिग्मा पाई के साथ अगर कंजुगेशन में आता है तो उसे रेजोनेंस ही कहते हैं, रेजोनेंस ही है, नाम एक अलग दिया है, हाइपर कंजुगेशन। तो जो कल को हमें कंपैरिजन में फर्क पता चले भी हाँ ये वाला ज्यादा इफेक्टिव है, ये वाला कम, कभी स्टेबिलिटी कंपैरिजन करना हो कुछ भी कर, है ना, क्लियर है। लिखो इसे, डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन इज डीलोकलाइजेशन ऑफ, रेजोनेंस की डेफिनेशन क्या थी, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन ए पाई कंजुगेटेड सिस्टम, ये था। यहाँ क्या चेंज हो जाएगा, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा, कौन सा, सी एच का, ठीक है, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सी एच बॉन्ड इन ए पाई कंजुगेटेड सिस्टम, in a pi conjugated system, delocalization of sigma ch bond in a pi conjugated system, उसे हम कहते हैं हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। टाइप्स इसकी वहां 6-7 टाइप थी, यहाँ थोड़ी कम है, 3 ही तरह का है। पहला सी एच सिग्मा पाई, ये वाला सी एच सिग्मा पाई। रेजोनेंस 3 इंटरमीडिएट में होता था, कार्बोकेटाइन एनाइन रेडिकल, ये 2 में रह जाता है बस, कार्बोकेटाइन एंड रेडिकल, एनाइन में नहीं होता। पहला सी एच सिग्मा पाई में होगा, दूसरा सी एच सिग्मा पॉजिटिव में होगा, तीसरा सी एच सिग्मा रेडिकल में होगा। नेगेटिव में नहीं होता, रीजन लोन पेयर में नहीं होता, रीजन इसमें हमेशा सी एच बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ले नहीं सकता। अगर दे सकता है, ले नहीं सकता, तो अगर यहाँ लोन पेयर आता है, नेगेटिव आता, वो तो इसे देता, वो लेता नहीं है ना, जिसकी वजह से थोड़े सिस्टम कट गए, कम रह गए, क्योंकि ये हमेशा देगा अपना बॉन्ड, ये कहता बॉन्ड पेयर मेरे से ले लो, ये ले नहीं सकता। ये देगा तो पाई को दे सकता है, पॉजिटिव पे कमी होती है, 8 नहीं होते 6 होते हैं तो उन्हें दे सकता है, रेडिकल के 7 होते हैं उन्हें दे सकता है। क्या बेटा नेगेटिव को चाहिए होंगे इलेक्ट्रॉन, वो तो पहले ही 9 है तो उसे तो चाहिए ही नहीं। तो इस वजह से बस 3 ही जगह पड़ेंगे, एक तो सी एच सिग्मा पाई, एक सी एच सिग्मा पॉजिटिव, एक सी एच सिग्मा रेडिकल, 3 ही जगह होता है, ठीक है, कर लो भाई। नेक्स्ट है नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स। जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, वैसे नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में हम तब तक बनाते थे जब तक आगे आगे रेजोनेंस आता है। किसी को याद है फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ सिस्टम्स प्लस 1, ऐसा था ना। इसमें भी एक फॉर्मूला है, ये थोड़ा सिंपल है। इसमें जो नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स हैं, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स प्लस 1। लिख लो एक बार, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1, क्या है अल्फा हाइड्रोजन, इस केस में देखो मैंने कहा ये वाला H अपने बॉन्ड तोड़ के इसे देगा क्योंकि कंजुगेशन में है ना। लेकिन चेक करो H1 अगर कंजुगेशन में है तो 2 भी है, 3 भी है, तीनों ही है। एक बार H1 देगा, फिर ये वापस ले लेगा, फिर एक बार H2 भी तो उतनी दूरी पे ही है ना, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, सेम हो जाएगा। एक बार H3, तो देखो सी एच बॉन्ड आपने कहा सी एच सिग्मा पाई कंजुगेशन होनी चाहिए,
लेकिन वो CH में H1 भी है, H2 भी सेम ही है, सभी में एक ही है। अगर मैं H3 से स्टार्ट करूँ, CH3 फिर सिग्मा फिर पाई, बन रही है कंजुगेशन, बन रही है कि नहीं। H2 से स्टार्ट करें तो CH फिर सिग्मा फिर पाई, ये भी बन रही है, H1 की भी बन रही है। तो ये H जितने हैं उन्हें काउंट कर लो। इन H को अल्फा हाइड्रोजन कहा जा रहा है। अल्फा क्यों कहा जा रहा है? फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन, ये फंक्शन ग्रुप हो गया, इसके साथ वाले कार्बन को याद है हम अल्फा कह देते हैं, नेबरिंग फर्स्ट नेबर। अगर ये अल्फा कार्बन है तो अल्फा कार्बन पे जो भी H लगा है उसे क्या कह देंगे? अल्फा H, है ना। तो मैं बार बार आपको ये बताऊं कि भी जो फर्स्ट कंजुगेटेड कार्बन है उसके ऊपर हाइड्रोजन है, उसको एक नाम दे दिया, क्या? अल्फा। अल्फा मतलब जिसका हाथ पकड़ा हुआ है, यहाँ भी आपका डबल बॉन्ड या कार्बोकटाइन है, डायरेक्टली जिसका हाथ पकड़ा है वो कार्बन अल्फा, उस पे H काउंट करने हैं, उससे आगे वाले काउंट नहीं करने, वो कंजुगेशन नहीं है ना। तो इसे हम अल्फा कहें। तो अल्फा H कैसे काउंट करने हैं बस वो सीखना है। उसे +1 करके क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर, जैसे इसमें एक तो ये है ही है, दूसरा ये बन गया, तीसरा H1 का बना है, फिर H2 का बनेगा, फिर किसका बनेगा? H3 का बनेगा। 3 ये बन जाएंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे? 4। एक ये है H1 का, H2 का और H3 का, 3 ये बन जाएंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे? 4 स्ट्रक्चर हो। क्लियर है? तो ऐसे 4 बार स्ट्रक्चर बनेंगे, इन्हें हम 4 रेजोनेटिंग नहीं कहेंगे, क्या कह देंगे? हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स कह देंगे। क्लियर है बेटा? तो अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना सीख लेते हैं एक बार। काउंट कैसे करने हैं? टू काउंट अल्फा हाइड्रोजन, पहला एल्कीन्स में देख लेते हैं। ये कोई अल्कीन है, इसके अल्फा H काउंट करने हैं हमने। तो आपको डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन चाहिए होगा, उसे अल्फा लिख लेना है, डबल बॉन्ड के साथ वाला। डबल बॉन्ड पे बेटा स्टार लगा लिया करो, ये नहीं लेना, इसके साथ वाला फर्स्ट नेबर, इसके साथ वाला इधर से फर्स्ट नेबर यही बना, इसे अंडरलाइन कर दिया, ये अल्फा है। इस पे कितने H हैं? 2। तो हम कहेंगे भी इस पे कितने अल्फा H हैं? 2। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ 2 अल्फा H हैं। स्ट्रक्चर्स कितने बन जाएंगे? 3। 3 बने हो जाएगा। ये तो अल्फा नहीं है ना, अल्फा के आगे वाला बीटा होता है, बीटा नहीं चाहिए हमें, हमें क्या चाहिए? सिर्फ अल्फा। क्लियर हो गया पहला केस। दूसरा केस हो सकता है दोनों तरफ से अल्फा H आ जाए, ध्यान से देखो, नेबर दोनों तरफ से काउंट होंगे। अगर ये स्टार वाले 2 कार्बन है तो फर्स्ट नेबर स्टार का राइट साइड पे भी है, लेफ्ट साइड पे ही, ये वाला भी फर्स्ट नेबर माना जाएगा, ये भी क्या माना जाएगा? फर्स्ट नेबर। ठीक है, समझ आ रहा है? हम कुछ बताओगे अब कितने अल्फा H है? 6 हो गए, 3 इधर हो गए, 3 इधर हो गए, अब कितने हो गए? 6 अल्फा H हो गए। अगर 6 अल्फा H है तो स्ट्रक्चर कितने बनेंगे? 7 बनेंगे। ठीक है, 6 अल्फा H है, स्ट्रक्चर कितने बनेंगे? 7 बनेंगे। तो ऐसे अल्फा H हमने काउंट कर, बीटा नहीं काउंट करने, ध्यान रहे। एक इसमें देख लेते हैं, कितने अल्फा H हैं? फर्स्ट नेबर, अब ध्यान से देखो, ये स्टार लगा दिया फर्स्ट नेबर, ये भी फर्स्ट है, नीचे वाला भी क्या है? फर्स्ट है, इसका ये 12 हो जाएंगे। तो कितने? 3 6 12 अल्फा H हो गए, थर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये है चाहे रहने जैसा, लेकिन सिंपल है उससे बहुत, कंपैरेटिवली बहुत चीजें नहीं है इसमें, सिंपल केस है, कर लोगे। कार्बोकेटाइन में देख लेते हैं। अगर कोई कार्बोकेटाइन आता है या रेडिकल आता है, सेम ही होगा, दोनों में फर्क नहीं है। कार्बोकेटाइन में बस ये है कि पॉजिटिव चार्ज लगेगा, रेडिकल में डॉट दिखाया जाएगा, और कोई फर्क नहीं है। कार्बोकेटाइन वाला स्टार कार्बन है,
स्टार के बिल्कुल साथ वाला फर्स्ट नेबर। कितने अल्फा एच हैं? 3। तो ये 3 है, हम कहेंगे 3 अल्फा एच हैं। स्ट्रक्चर कितने बनेंगे? 4। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा दोनों साइड आ सकता है, तो दोनों साइड कर लेते हैं। जिसपे पॉजिटिव है उस पे स्टार लगा के, लेफ्ट साइड वाला भी राइट साइड वाला भी। अब कितने हैं? 6। 6 है तो कितने हो जाएंगे? 7। हो सकता है मैं एक यहाँ भी मिथाइल लगा दूं एच हटा के नीचे, तो वो भी अल्फा एच हो जाएगा। फिर कितने आ जाएंगे? 9। रेडिकल में सिर्फ एक चीज का फर्क होगा, यहाँ मैंने साइन पॉजिटिव रखा है, वहां पे डॉट लगाएगा, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, कर लोगे है ना। तो ऐसे में अल्फा एच काउंट कर। और सारा जितने भी टॉपिक हैं इसमें एक दो क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे अल्फा एच काउंटिंग पे हैं। अगर काउंटिंग आ गई सही, हम सारा कर लोगे बेटा। तो पहला टॉपिक हो गया, 3 जगह है, कौन कौन से कंजुगेशन है? सी एच सिग्मा पाई, सी एच सिग्मा पॉजिटिव, सी एच सिग्मा रेडिकल। 3 है। दूसरा हो गया, नंबर कितने हैं? वो सीधा ही है, 1 प्लस नंबर ऑफ अल्फा। अल्फा एच काउंट कैसे करने हैं, बस उस पर हम वर्किंग करेंगे। जितना ये हमारा क्लियर हो जाएगा टॉपिक, सारा टॉपिक क्लियर कर लोगे बेटा। ठीक है, कोई इनका ऐसा कंपैरिजन नहीं, जैसे उसमें तो रूल्स भी थे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के, कौन ज्यादा स्टेबल कौन कम है, तो सारे इक्वल स्ट्रक्चर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारों में सेम ही सिचुएशन बनने वाली है ना। तो कोई ऐसा नहीं कि ज्यादा स्टेबल कम स्टेबल, बहुत सिंपल है। ठीक है, और लास्ट से कर रहे हैं, फायदा क्या है? फायदा रेजोनेंस का एक फायदा था, रेजोनेंस होने से स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? ज्यादा। तो हाइपर कंजुगेशन होने से भी स्टेबिलिटी ज्यादा। जितना ज्यादा अल्फा एच, उतना ज्यादा स्टेबिलिटी, सीधा है। ठीक है, तो एप्लीकेशन, एप्लीकेशन क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स कॉमा कार्बोकेटाइंस एंड और किसकी? रेडिकल्स की। स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स कॉमा कार्बोकेटाइंस एंड रेडिकल्स is directly proportional to number of अल्फा हाइड्रोजन। लिख दूं बस, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। +1 क्यों करना है हमने? तो जब पूछेगा तब करो। जितने अल्फा एच ज्यादा हैं उसमें स्ट्रक्चर भी ज्यादा ही है ना, तो सीधे कर लेते हैं नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अब बस पेयर दे देगा तुम्हें, नंबर ऑफ अल्फा एच काउंट करते जाओ, स्टेबिलिटी पता चलती जाएगी, है ना। जैसे पहले अल्कीन्स का कर लेते हैं, अल्कीन्स के लिए इस एल्कीन में अल्फा एच काउंट करके देखो कितने हैं, और इसमें कितने हैं। जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है उन पे लगाना है स्टार। स्टार का मतलब वो अल्फा नहीं है, मैं ये समझा रहा हूँ। अल्फा उससे आगे अगर कोई आता है तो अल्फा है, 0 भी हो सकता है। जैसे पहले में कितने अल्फा हैं? 0, देखो 0 अल्फा। सेकंड में कितने हैं? 3। समझ आ रहा है? 3, ये 3 है, ये कितने हैं? 0 हैं। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल? सेकंड वाला। बस ऐसे कर। ठीक है, काउंटिंग करनी है बस, काउंटिंग से इसे आगे सारा टॉपिक हो जाएगा। सेकंड कर लेते हैं, एक रिंग्स वाला करके देख लेते हैं। रिंग में भी सेम वे में काउंट करना है। ये स्टार कार्बन है, इनके साथ लगाओ। कितने अल्फा हाइड्रोजन लिखूं? 4। एक ऊपर की तरफ है ये वाला, एक नीचे है ना, तो इस पे 2 एच हैं, इस पे भी कितने एच हैं? 2। ठीक है, 4 हो गए। इसमें ये तो है ही है भी, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, और कोई बताओ? ये भी है ना, डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये भी अल्फा है। 7।
तो कौन सा ज्यादा स्टेबल हो गया? सेकंड वाला। तो ऐसे बस हमें काउंट करनी है ना। टॉपिक इजी है लेकिन आगे हमें काम बहुत आएगा, बहुत सारी रिएक्शंस में जरूरत पड़ेगी, बहुत सारे रूल्स इसमें से निकलेंगे हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, कर लोगे बेटा? सेम कार्बोकेटाइंस का करके देख लेते हैं। कार्बोकेटाइंस, काउंटिंग करनी है कितने कितने हैं। अल्फा एच काउंट करने हैं। कनब बता रहा है कितने हैं अल्फा एच दोनों में। तो पहले में कितने हैं? दो। सेकंड में 6। ठीक है, पहले में ये वाला अंडरलाइन करेंगे 2। ये कितने हैं? कर लोगे? ठीक है, आगे देखो सेकंड। अगर तूने कसम ही खा ली कि मैंने पढ़ना नहीं, बता मैं क्या करूं? है, तू कसम खा के बैठा है कि मुझे पढ़ा के दिखाओ। शर्त लगा रखी है तुमने। लगाई है साथ वाले से कि देखना ये मुझे पढ़ा के दिखा दे, जितने मर्जी एम्स के सिलेक्शन दे दे, मुझे पढ़ा के दिखाए। हैं, ये चैलेंज ना करो यार, फिर कैसे पढ़ाऊंगा मैं? काउंट करो। पहले वाले में कितने हैं समकित बताएगा। पहले वाले में ये पॉजिटिव 4, यहाँ 2H, 4 अल्फा है, 3। ये तो आगे चला गया, बीटा नहीं लेना है ना, 3। तो फिर कौन सा ज्यादा स्टेबल है? फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल। कर लोगे? क्लियर है बेटा? सेम रेडिकल्स में आ जाएगा। रेडिकल का कर लेते हैं, और कहीं है ही नहीं, 3 ही जगह है। पहला पहले में कितने हैं अल्फा हाइड्रोजन, दूसरे में कितने? पहले में 6 आ रहे हैं, ये 3 हो गए, ये 3 हो गए, 6 आ गए। ठीक है, इसमें 1 3 6 2। हाँ, कौन सा ज्यादा स्टेबल हो गया? सेकंड। बस ऐसे कर लोगे बेटा ये भी? ठीक है, तो ऐसे तीनों की स्टेबिलिटी कंपैरिजन हम कर सकते हैं, एल्कीन की, कार्बोकेटाइन की, और किसकी? ठीक है, हो जाएगा ये। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो कुछ एक। पहला इंपॉर्टेंट है, एक और टॉपिक दिया हुआ है इसमें, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन। इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन अभी थर्मोडायनामिक्स का टेस्ट दिया कल आपने, उसमें एक टॉपिक था, बताओ क्या होती है हाइड्रोजन ऐड करना डबल बॉन्ड पे, है ना। तो इसमें जो हीट निकलती है उसे कहते हैं इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। एक डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के ऊपर H2 ऐड होता है, इस रिएक्शन को क्या क्या है? हाइड्रोजिनेशन। इसमें जो हीट निकलती है उसे कहा जाता है इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है, ये हीट दो केसेस में अलग अलग होने वाली है, सिर्फ इस वजह से कि कम दोनों में रिएक्शन एक ही जैसा हुआ है। इसमें भी एक पाई बॉन्ड टूटा है तो 2 सिग्मा बने हैं, इसमें भी एक पाई टूटा है, 2 सिग्मा बने हैं। तो अगर हम बॉन्ड एनर्जी वाला टॉपिक लगाते, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, तो सेम आनी चाहिए थी, लेकिन ऑर्गेनिक में ये थोड़ा डिफरेंट है। रीजन क्या, इन दोनों में से फर्स्ट और सेकंड में से कोई ऐसा है भी एक ज्यादा स्टेबल वाला अल्कीन है? कौन सा ज्यादा स्टेबल है? सेकंड।
क्यों? इसमें 3 अल्फा है, इसमें 0 है, ज्यादा स्टेबल। अब ज्यादा स्टेबल का मतलब तो यही हो गया ना भी स्लो रिएक्ट करेगा, रिएक्ट नहीं करेगा जल्दी जल्दी। स्टेबल का मतलब यही है। तो ये ज्यादा स्टेबल का मतलब जल्दी रिएक्ट नहीं कर रहा। जल्दी रिएक्ट नहीं कर रहा मीन्स बॉन्ड जल्दी टूट नहीं रहा, स्टेबल बॉन्ड है। अगर टूटेगा नहीं तो जो हीट निकलनी है वो क्या निकलेगी? कम। कम निकलेगी, है ना, क्योंकि बॉन्ड जब रिएक्शन नहीं हो रही, हीट कब निकलेगी? जब रिएक्शन होएगी। अगर कहीं रिएक्शन हो ही नहीं रही तो क्या हीट निकलेगी? तो फिर एक में रिएक्शन स्लो हो रही है, एक में क्या हो रही है? फास्ट। एक में ज्यादा निकलेगी, एक में क्या निकलेगी? कम। तो क्या मैं कुछ ऐसे लिख दूं भी इसकी जो इंथैल्पी है वो स्टेबिलिटी का उल्टा है? देख लेते हैं फिर से। मैंने कहा ये ज्यादा स्टेबल है। ज्यादा स्टेबल का मतलब रिएक्शन नहीं हो रही। नहीं हो रही तो हीट क्या निकलेगी? कम। ये लेस है। तो फिर जितना ज्यादा स्टेबल उतनी हीट क्या निकलेगी? कम। तो एक थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक भी इस टॉपिक से रिलेट हो जाता है कई बार कि किसकी इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है। आपने क्या करना है? स्टेबिलिटी ही करना है। जो कम स्टेबल होगा उसकी हीट क्या होगी? ज्यादा होगी। कर लो। इट मीन वही टॉपिक है, वही क्वेश्चन है। अल्कीन्स की स्टेबिलिटी है, बस अल्कीन्स की स्टेबिलिटी का उल्टा कर देना है। उसे क्या कहते हैं? एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। हो जाएगा बेटा? ये समझ आ गया? सेकंड इंपॉर्टेंट लिख लो। सेकंड इंपॉर्टेंट है आउट ऑफ सिस एंड ट्रांस। आउट ऑफ सिस एंड ट्रांस, ट्रांस अल्कीन इज मोर स्टेबल। Out of cis and trans alkene is more stable. Trans alkene is more stable due to less steric hindrance. Due to less steric hindrance. सिस और ट्रांस में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है? ट्रांस। रीजन, ट्रांस में थोड़े बड़े वाले ग्रुप उल्टे चले गए, सिस में बड़े वाले ग्रुप के आगे सेम साइड पे आ गए। सेम साइड पे आने से कोई स्टेरिक हिंड्रेंस पड़ा हमने? स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाती है अगर बड़े ग्रुप सेम साइड पे आते हैं, टकराएंगे। टकराएंगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये ज्यादा स्टेबल है। अब ये यहाँ क्यों बताया मैंने? यहाँ क्यों बताया? अल्फा एच काउंट करना मुझे लगता है सेम ही है दोनों में। 6 6 हैं। तो कई बार अगर ऐसा आ जाए भी दोनों में नंबर ऑफ अल्फा एच सेम हो तो याद रखो ड्रॉ करके दिए जाएंगे, एक सिस और एक ट्रांस। और सिस और ट्रांस में से आप कह दोगे कौन सा ज्यादा स्टेबल है? ट्रांस। तो एक अल्कीन्स में ऐसा भी आ सकता है कि 4 ऑप्शन देके बीच में आपको कोई ऐसा मिल जाए भी दोनों में ये तो सेम आ रहे हैं, तो फिर ध्यान से देखना वो सिस और ट्रांस जरूर दिए होंगे। एक सिस होगा, एक ट्रांस होगा। ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। फिर ऐसे कर सकते हो जाएगा बेटा। जैसे ये क्वेश्चन ट्राई करो, इनमें से इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी लिखना है। पहला कार्बोकेटाइंस है, आपको नंबर ऑफ अल्फा एच लिखने हैं, कितने कितने हैं। सेकंड रेडिकल्स हैं, नंबर ऑफ अल्फा एच देखने हैं, कितने कितने हैं। जितने ज्यादा अल्फा एच उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। थर्ड में अल्कीन है, अल्कीन में मैं मिक्सचर डाल रहा हूँ, सिस ट्रांस भी डालूंगा। पहला, दूसरा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। पहले तो अल्फा एच काउंट कर लो। अगर अल्फा एच ज्यादा है तो सीधा सीधा ज्यादा स्टेबल है, लेकिन अगर कभी अल्फा एच सेम है तो देख लेना सिस ट्रांस ना हो। ठीक है।
ठीक है। तो तुम बताओ पहला कितने कितने अल्फा एच हैं। पहले में लिखोगे 4, दूसरे में 7, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल? सेकंड। ये 4 हो गए 2H और 2H, यहाँ 4 तो ये है ही हैं, 3 ये भी हो गए 7, तो 7 अल्फा वाला क्या होगा ज्यादा स्टेबल। ठीक है, तो बताएगा सेकंड। 3, 6, 9, तो ये वाला ज्यादा। ठीक है, पहले में बताओ कितने लिखूं? सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, तो मोस्ट स्टेबल 9। 9 वाला तो हो गया। 2 6 वालों में से फिर ये ज्यादा। ठीक है, तो नंबर लिख देते हैं 1 2 3 4 5। लिखो सबसे पहले 1, उससे ज्यादा 2, उससे ज्यादा 3। ठीक है, 3 और 4 में सिस ट्रांस की वजह से ट्रांस क्या होगा? ज्यादा स्टेबल। कर लोगे बेटा? ठीक है, 2 पॉइंट क्लियर हो गए। थर्ड पॉइंट लिखो। थर्ड पॉइंट है, फाइनली हमने 3 इफेक्ट पढ़ दिए, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन एंड इंडक्टिव। ठीक है, एक ये ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कभी रेजोनेंस भी आता है बीच में स्टेबिलिटी में, हाइपर कंजुगेशन भी आता है स्टेबिलिटी में, तो रेजोनेंस ज्यादा डोमिनेटिंग होता है किससे? हाइपर कंजुगेशन से। क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बताया कि इसे अलग क्यों रखा, सिर्फ इसी वजह से अलग रखा कि इसका इफेक्ट क्या आता है? कम। रेजोनेंस का इफेक्ट क्या आता है? ज्यादा। तो अगर कभी एक अल्कीन रेजोनेंस स्टेबलाइज है, मान लो पाई सिग्मा पाई कंजुगेशन है, एक हाइपर कंजुगेशन है, तो फिर आपको पाई सिग्मा पाई वाले को तो आगे रख ही देना है, उसमें अल्फा एच काउंट नहीं करने, कोई जरूरी नहीं है। रेजोनेंस की वजह से वो क्या होगा? मैक्सिमम स्टेबल। ऐसी कार्बोकेटाइन में एक में रेजोनेंस आता है, एक में हाइपर कंजुगेशन, तो हाइपर कंजुगेशन जितने भी आ जाएं रेजोनेंस का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, तो रेजोनेंस वाला क्या होगा? सबसे ज्यादा। सेम एक हाइपर कंजुगेशन आ जाए और एक इंडक्टिव आ जाए, तो सबसे जो पुअर है वो कौन सा? इंडक्टिव। वो पहले ही बता दिया था। एक्चुअली दोनों ही रेजोनेंस है ना मेन तो। क्या हमने कहीं ऐसे पढ़े हैं भी एक रेजोनेंस होता है, एक इंडक्टिव होता है, रेजोनेंस ज्यादा डोमिनेटिंग होता है? हाँ, क्योंकि इंडक्टिव पे तो डेल्टा रखते थे, पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें कंप्लीट आता था। तो इनफैक्ट दोनों ही रेजोनेंस है, ये ज्यादा है किससे? इंडक्टिव से। हाँ, दोनों में से अगर रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन में से आ जाए तो क्या देखना है? रेजोनेंस। ठीक है, तो कुछ ऐसे पेयर ले रहे हैं जिसमें आपको ये कंपैरिजन करना है। जैसे पहले देखते हैं, ये 2 कार्बोकेटाइन हैं, इसमें अल्फा एच देखो कितने कितने हैं, इसमें भी अल्फा एच देखो कितने हैं, लेकिन पहले इन तीनों में से एक कोई ऐसा है जिसमें रेजोनेंस है किसी में ऐसा? किसमें? तो भाई जब मल्टीपल आएगा तो थर्ड तो पहले ही अलग कर दो, ये तो स्टेबल है ही है।
इसमें आपको हाइपर कंजुगेशन देखने की जरूरत नहीं है। तो माइंडसेट ऐसे करो कि पहले मैं रेजोनेंस ढूंढूंगा, अगर रेजोनेंस मिल गया तो वो तो अलग निकाल लेंगे, वो तो सबसे ज्यादा क्या होगा, स्टेबल। ठीक है, तो रेजोनेंस मैक्सिमम स्टेबल है ये वाला रेजोनेंस है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। हाँ, इन दोनों में से देखो, सेकंड कितने अल्फा 6, ये कितने 3, तो फिर ऐसे कर लेंगे 3 से ज्यादा 6, लेकिन रेजोनेंस सबसे ऊपर है। ठीक है, कर लोगे, ये बात क्लियर हो गई। ऐसे सेकंड पॉइंट, अल्कीन की स्टेबिलिटी देखो। एल्कीन में हाइपर कंजुगेशन कितने भी आ जाएं, लेकिन अगर एक जगह मैंने रेजोनेंस दे दिया तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। चेक करो क्या किसी भी एल्कीन में तुम्हें ऐसे लग रहा है भी ये रेजोनेंस है। थर्ड में कौन सा सिस्टम है, तो रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस तो आगे निकाल लो, ये रेजोनेंस है, इसका कोई मुकाबला नहीं है, ये आगे है। इन दोनों में से रेजोनेंस है कहीं, इनमें हाइपर कंजुगेशन काउंट कर लो कितने कितने। शुभम नाराज हो क्या है घर से, हैं, लड़के बैठा किसी से, फिर ध्यान किधर है। चेक करो भी तीनों में से सबसे कम फर्स्ट, उससे ज्यादा सेकंड, उससे ज्यादा। मैं भी उठ के आ गया यार, मुझे लगा चलो धूप निकल गई, क्यों छुट्टी करनी है, ऑफलाइन ज्यादा बेटर है। मेरा भी एक चल रहा था काम रजाई में बैठ के ऑनलाइन, तो हम तुम्हारे लिए करते हैं कि चलो ऑफलाइन ज्यादा अच्छा लगता है, खुद को भी नहीं अच्छा लगता। कल बाई चांस छुट्टी होगी कई टीचर्स की, तो बच्चों के फोन आ गए कि फॉग बहुत है, छुट्टी हम कर नहीं सकते थे क्योंकि लास्ट टॉपिक पड़ा है हमारा, है ना। अब इससे ये 4 इफेक्ट कंप्लीट होंगे तभी एकदम समझ आएगा, नहीं गैप पड़ जाएगा 4 दिन का, फिर नहीं समझ आएगा, ये रेजिडेंसी है ना। तो इसलिए आज का दिन और कल का दिन तो हम लगाएंगे, उसके बाद हम कर सकते। कर लोगे बेटा ये भी, तो एक ये पॉइंट ध्यान रखो कि अगर कहीं रेजोनेंस आ गया, पहले सबसे ज्यादा रेजोनेंस ले लो, बाद में क्या आ जाएगा, क्लियर है अभी, ठीक है, हो जाएगा सारा। लास्ट एक पॉइंट लिख लो, फोर्थ, इट इज ऑल्सो नेम्ड एज, इट इज ऑल्सो नेम्ड एज नो बोन रेजोनेंस। इसी को क्या नाम देते हैं, नो बोन रेजोनेंस। तो कहीं नो बोन रेजोनेंस लिखा हो, गलती से नहीं लिखा, ये नाम है किसका, हाइपर कंजुगेशन का, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन में बनते हैं ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें बॉन्ड ही नहीं दिखा रखा हमने, सी और एच में, सी अलग दिखा दिया, एच पॉजिटिव अलग दिखा दिया, तो इसलिए इसे रेजोनेंस नहीं कहते, लेकिन क्या कह सकते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। एक और नेम है, एक इसका जो डिस्कवरर था 1935 में, इन्होंने इसकी डिस्कवरी की, बेकर नाथन। उससे पहले हमें समझ नहीं आता था भी एक्सेप्शन क्यों आती थी, डबल बॉन्ड करेक्टर कहाँ से आता था, क्योंकि रेजोनेंस भी नहीं था, इफेक्ट भी नहीं था। तो फिर बीच में एक नया इफेक्ट इन साइंटिस्ट ने ढूंढा, उस वजह से बेकर नाथन, NATHAN, बेकर नाथन इफेक्ट भी कहते हैं, एक नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं इसे। मींस एक मल्टीपल का क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर ऐसे भी मिलेगा, CH सिग्मा की डीलोकलाइजेशन को क्या नाम देते हैं, तीनों नाम देगा, A हाइपर कंजुगेशन, B नो बॉन्ड रेजोनेंस, C बेकर नाथन, और D लिखा होगा, तो कैसे, क्लियर है बेटा, हो जाएगा। फिर से देख लो एक बार टॉपिक हाइपर कंजुगेशन। पहला, बताओ रेजोनेंस और इसमें कोई डिफरेंस कर सकता है, क्या क्या डिफरेंस है रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन में। वो पाई की है, ये किसकी है, सिग्मा। ठीक है, दूसरा कौन सा ज्यादा डोमिनेटिंग है, कौन सा कम, ज्यादा डोमिनेटिंग है, ये क्या है। तीसरा कौन सा सिर्फ 3 ही सिस्टम में होता है, हाइपर कंजुगेशन, पाई, CH सिग्मा पाई, CH सिग्मा पॉजिटिव, CH सिग्मा रेड। दूसरा और भी होते हैं 9 लोन पेयर, D ऑर्बिटल, 7 सिस्टम लिखवाए थे हमने उसमें ज्यादा, क्लियर है। तो ऐसे 2-3 डिफरेंसेस भी बन जाएंगे, कर लोगे। क्या डिस्टेंस का इफेक्ट पड़ेगा कभी इस पे, क्या रेजोनेंस पे डिस्टेंस का इफेक्ट पड़ता है,
रेजोनेंस बढ़ने से ऐसे लंबी चेन होती थी, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सेम है तो ये भी एक टाइप का क्या है, रेजोनेंस। तो डिस्टेंस इफेक्ट सिर्फ इंडक्टिव में होता है, बाकी कहीं भी डिस्टेंस इफेक्ट नहीं होता। डिस्टेंस दूर हो जाए कम हो जाए इफेक्ट आता था, लेकिन इसका इफेक्ट नहीं आता। लिख लो डिफरेंसेस, लिखो डिफरेंसेस बिटवीन रेजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशन। डिफरेंसेस बिटवीन रेजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशन। रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन में क्या डिफरेंस है? पहला, लेफ्ट साइड क्या लिख रहे हो, रेजोनेंस, और ऐसे लिखो हाइपर कंजुगेशन। पहला, रेजोनेंस की तरफ क्या लिखें, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई। इसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा, मोर इफेक्टिव। ये क्या होगा, लेस इफेक्टिव। थर्ड, और क्या बताया, सिस्टम लिखो कौन कौन से हैं। इट एग्जिस्ट इन more conjugated systems, that is कौन कौन से हैं, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा रेडिकल। तीन तो सेम लिख देंगे। चौथा बताओ, पाई सिग्मा नेगेटिव, पाई सिग्मा लोन पेयर, पॉजिटिव सिग्मा डी, पॉजिटिव सिग्मा डी वेकेंट ऑर्बिटल, या फिर पॉजिटिव सिग्मा लोन पेयर। नेगेटिव सिग्मा डी था शायद, नेगेटिव सिग्मा डी था, क्योंकि नेगेटिव के पास लोन पेयर है, ये देगा तो खाली ऑर्बिटल लेगा, ये देगा तो ये लेगा, तभी बनेगी ना बात। लोन पेयर है तो ये खाली है, तो पॉजिटिव सिग्मा लोन पेयर है, नेगेटिव सिग्मा वेकेंट डी है। ठीक है, तो ये 7 सिस्टम। लेकिन इनमें किस किस में होता है, पहला लेस सिस्टम्स है, कौन कौन से हैं, पहला सी एच सिग्मा पाई, दूसरा सी एच सिग्मा पॉजिटिव, तीसरा सी एच सिग्मा वेकेंट, हाँ नेगेटिव या लोन पेयर, नेगेटिव या लोन पेयर इज आल्सो, नेगेटिव या लोन पेयर इकट्ठा ही कर दिया था, नेगेटिव इज आल्सो ए लोन पेयर, है ना। एच और आई में लिख सकते हो, हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव में वो भी पढ़ लिया हमने, उनमें ट्राई करो। व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन हाइपर कंजुगेशन एंड इंडक्टिव, व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन हाइपर कंजुगेशन एंड इंडक्टिव। पहला बता दो, डेफिनेशन लिखो, हाइपर कंजुगेशन, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। उसमें डीलोकलाइजेशन की जगह आप डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज करो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। ये डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा। तो ये आपको ट्रू एंड फॉल्स में आएगा, ये वर्ड में क्या फर्क है। डीलोकलाइज होता है एक जगह छोड़ के दूसरी जगह पे जाना, दैट इज
डीलोकलाइज होना। डिस्प्लेस होना, अपनी जगह नहीं छोड़नी, वहीं पे हल्का सा राइट या लेफ्ट, जैसे आई में अपना पेयर जो होता है बीच में बॉन्ड पेयर, वो थोड़ा सा खींचे आता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। ऐसा नहीं कि अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह जाएगा जैसे पाई में जाता है। तो एक वर्ड में डिफरेंस है डीलोकलाइज एंड डिस्प्लेस। ठीक है। सेकेंड, मोर डोमिनेटिंग लिखो, हाइपर कंजुगेशन। मोर डोमिनेटिंग, लेस डोमिनेटिंग। कौन सा पाई कंजुगेटेड सिस्टम में होगा सिर्फ हाइपर कंजुगेटेड, जबकि आई तो हमेशा हर जगह हो। इट एग्जिस्ट इन ओनली पाई कंजुगेटेड सिस्टम्स। इट एग्जिस्ट इन पाई, सिग्मा पाई कर लो, सिग्मा पाई कंजुगेटेड सिस्टम्स। जबकि इट एग्जिस्ट इन ऑल पोलर कंपाउंड, जितने भी पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं सभी में एग्जिस्ट करता है, ऑल पोलर ऑर्गेनिक। और कोई? हाँ, ये डू नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस, डू नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस, ये डिपेंड ऑन डिस्टेंस, डिपेंड ऑन डिस्टेंस। ठीक है, ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। क्या है वो लिख लिया, मोर डोमिनेटिंग लिख लिया की बात है। दैट इज मोर डोमिनेटिंग, दैट इज लेस डोमिनेटिंग। वही आ गया, पार्शियल चार्ज आएगा, ये क्या आएगा, कंप्लीट चार्ज। हो जाएगा बेटा ये टॉपिक क्लियर है? तो आगे कल पढ़ लें। एक आपको असाइनमेंट दिया था लास्ट सैटरडे को, कर लिया वो? पता तो है दिया था, ये भी पता होना इज आल्सो 50% डन, है ना? तो कल कर लें उसके डाउट्स। कल है तुम्हारी क्लासेस तुम्हारी सारी है तुम्हारी? कल आओगे? ऐसे करें, कल ऑनलाइन तुम्हारे डाउट्स ले लें, सिर्फ जो असाइनमेंट है थोड़ा बहुत, एक ना बुकलेट पढ़ना इसका हाइपर कंजुगेशन का, एक आधा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना रह गया हमारा। टॉपिक खत्म हुआ है अभी, एक चैप्टर तो अभी रहता है, एक एरोमेटिक का टॉपिक रह गया। बुकलेट में से चेक करना, रेजनेंस के बाद बीच में एक पेज लगा होगा एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक, वो टॉपिक हमारा रह गया। ठीक है, अदरवाइज हमारे जो इफेक्ट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट। ठीक है, ठीक है बेटा, कल की क्लास ऑनलाइन ही होएगी। असाइनमेंट कर लेना, एक इसका भी भेज दो शीट हाइपर कंजुगेशन का भी, इसकी प्रैक्टिस कर लोगे। हाँ, सेम टाइम पे 11:45 पे तभी रखी थी, कुछ बच्चों की क्लास थी तो उन्हें घर जाने में टाइम लगना था, है ना? तो इसलिए कल भी ऐसे कर लेंगे, जिसने कोई क्लास लगानी है लगा लेगा, 11:40 45 तक हम